आइए आइए बैठिए बेटा, जल्दी से नाश्ता लगा दे। पर माँ, ये लोग हैं कौन? अरे बेटा, ये लड़के वाले हैं, तुझे देखने के लिए आए हैं। क्या लड़के वाले? माँ, इस लड़के की हाइट देखिए। मैं इस लड़के से शादी नहीं करने वाली। हम गरीब हैं, दहेज नहीं दे सकते, इसलिए मेरी शादी नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं चलते फिरते किसी भी इंसान से शादी कर लूं। बस बहुत हो गया आप लोगों ने। क्या मुझे यहाँ पर बेइज्जती करने के लिए बुलाया था? अब मुझे भी नहीं करनी इस लड़की से शादी। इतना बोलकर लड़के वाले वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद पूजा के माता पिता उससे नाराज हो जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और गांव में दुबई का एक लड़का अपनी जमीन के सिलसिले में आता है। अरे आशा बहन, तुम जानती हो हमारे गांव में एक लड़का आया है, दुबई का रहने वाला है वो। मैंने तो सोच लिया मैं अपनी आकांक्षा की शादी उसी लड़के से कराऊंगी, भले ही 10 लाख दहेज क्यों ना देना पड़े। अरे बहन, वो कोई दुबई का रहने वाला लड़का नहीं है। उसके माँ बाप यहीं रहते थे, पर जब वो हुआ तब मेरा दोस्त सुरेश अपने परिवार के साथ दुबई में जाकर शिफ्ट हो गया। गांव में उनकी बहुत सारी जमीन है। बस उसी सिलसिले में विवेक यहाँ आया है और मेरे पास रुका है। और शादी के लिए इतना मत मरो, वो लड़का दुबई में ही किसी से शादी करेगा, ना कि तुम्हारी देहाती बेटियों से। सरपंच की बात सुनकर उस औरत का मुंह बन जाता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और जब भी विवेक काम के सिलसिले में बाहर जाता तो गांव की सारी लड़कियां उस चौराहे पर घेर कर खड़ी हो जाती थी। सभी उसके लिए कुछ न कुछ लेकर आती थी और उसे खिलाती थी, पर पूजा ऐसा नहीं करती थी। वो तो उसकी तरफ देखती भी नहीं थी। जब लड़कियां विवेक को घेर कर खड़ी रहती थी तब पूजा रोज खेत में अपने माता पिता के लिए खाना ले जाती थी, जिसे वो रोज देखता था, जिस वजह से उसे पूजा पसंद आ जाती है। और एक दिन वो खेत में पूजा को रोककर उससे कहता है, सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं तुम्हें काफी दिन से देख रहा हूँ। अगले महीने मुझे दुबई वापस जाना है, पर मैं उससे पहले तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे पता है कि वो सारी लड़कियां मेरे दुबई वाले स्टैंडर्ड और मेरे पैसे के पीछे हैं, पर तुम उन सबसे अलग हो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ये तुम मुझसे कैसी बातें कर रहे हो? मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। पूजा की बातें सुनकर विवेक का दिल टूट जाता है और वो हार नहीं मानता और अगले दिन पूजा के माता पिता से उसका हाथ मांग लेता है। और जब पूजा घर आती है तो वो देखती है कि उसके माता पिता काफी खुश हैं। मेरी बेटी के तो भाग्य खुल गए। अब मेरी बेटी भी दुबई में रहेगी। मेरी गरीब बेटी को दुबई वाला अमीर ससुराल मिल गया। अरे आशा, अब बस बेटी को लाड प्यार ही करती रहोगी या फिर शादी की तैयारी भी करोगी? कुछ दिनों में हमारा दामाद हमारी बेटी को लेकर दुबई चला जाएगा। क्योंकि आशा और विनोद को विवेक के बारे में पता था, इसलिए वो आंख बंद करके अपनी बेटी की शादी विवेक से करवा देते हैं। और अपने माता पिता की खुशी देख पूजा भी कुछ नहीं कहती। कुछ ही दिनों बाद विवेक हवाई जहाज में बैठा कर पूजा को अपने साथ दुबई ले जाता है, जहां पूजा के ससुराल वाले पूजा को देख बहुत खुश होते हैं और उसे गले से लगा लेते हैं। मुझे अपने बेटे पर गर्व है जो मेरे लिए इंडियन लड़की लेकर आया। मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरे घर की बहू कोई इंडियन हो, इसीलिए जब विवेक ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया तो मैंने फट से हाँ कर दी। सही कहा शांति तुमने, वरना मैंने तो यही सोच लिया था कि यहाँ रहकर अब हमें बहू भी यहीं की ढूंढनी पड़ेगी। माँ पापा, आपको अपनी गांव की गवार इंडियन बहू पसंद होगी, पर मुझे तो अपने लिए दुबई की ही कोई भाभी चाहिए थी, इसलिए मैं इस लड़की को बिल्कुल नहीं अपनाने वाली। कृतिका अपनी भाभी को देखकर नाराज हो जाती है और वहां से चली जाती है। तो वहीं शांति अपनी बहू को अपना बड़ा सा घर दिखाती है। बहू, ये हमारा दुबई में बड़ा सा घर है, ये हॉल है, अच्छा है ना? आगे चलो गार्डन दिखाती हूँ। ये देखो, ये है गार्डन, इसमें स्विमिंग पूल भी है। तुम भी स्विमिंग करना विवेक के साथ। चलो अब रसोई दिखाती हूँ। ये है रसोई, फुल मॉड्यूलर है। रोटी बनाने से लेकर मसाला पीसने तक सारी मशीन है यहाँ। हम बाकी रीति रिवाज तो नहीं कर पाए, पर तुम्हारी पहली रसोई जरूर पूरी करेंगे। अगले दिन पूजा की पहली रसोई होती है, जहां वो अपने परिवार वालों के लिए देसी खाना बनाती है, जिसे खाकर पूरा परिवार बहुत खुश होता है। और विवेक अपने माँ बाप के साथ मिलकर पूजा को कुछ सोने के गहने देता है। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए सोने की रिंग, माँ की तरफ से सोने का हार, पापा की तरफ से सोने के कड़े। यहाँ दुबई में सोना बहुत अच्छा मिलता है ना, तभी तो माँ ने तुम्हारे लिए सब सोने के गहने बनवाए हैं। ये सब तो बहुत महंगा है। नहीं बहू, कुछ महंगा नहीं है। यहाँ सोना किफायती दाम पर मिलता है, इसीलिए तो हम हर समय सोने से लदे रहते हैं। और अब तुम दुबई में हो तो सोना दुबई की पहचान है। तुम्हें भी हमारी तरह सोना पहन के रहना पड़ेगा। अपनी पहली रसोई में इतना महंगा तोहफा लेकर पूजा बहुत खुश होती है और अब वो भी सोने में लदी रहती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन शांति अपनी बहू को दुबई की फेमस गोल्ड शॉप पर लेकर जाती है और उसे और गोल्ड ज्वेलरी दिलाती है। बहू देख, मैंने तेरे लिए ये गोल्ड का सेट, ये कमरबंद और ये गोल्ड का नकाब पसंद किया है। अब तेरे पास और गोल्ड होगा। भैया ये सब पैक कर दो और बिल बना दो। थैंक यू माँ जी, ये सब बहुत सुंदर है।
इसके बाद दोनों सास बहू गोल्ड लेकर घर आती हैं। अब अगले दिन जब कृतिका अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रही होती है तो शांति अपनी बेटी को रोक लेती है और अपनी बहू को वेस्टर्न कपड़े पहनकर आने को कहती है और अपनी बेटी से कहती है, तुम्हारी भाभी अभी यहाँ नहीं है, अपनी भाभी को अपने साथ बाहर ले जाओ, दोस्तों से मिलवाओ, दुबई घुमाओ, बुर्ज खलीफा दिखाओ यहाँ का। माँ, आपका दिमाग खराब हो गया क्या? आप मेरी इंसल्ट करवाना चाहती हो? भैया को बोलो, वो घुमाएंगे ना। बहन मैं इतने दिनों बाद आया हूँ इसलिए काम बहुत पेंडिंग है तो थोड़ा बिजी हूँ, अभी तू ले जाना, बाद में मैं ले आऊंगा। और अगर तुम अपनी भाभी को अपने साथ बाहर नहीं लेकर गई तो तुम्हारा घर से बाहर निकलना भी बंद हो जाएगा। अपने पिता की बात सुनकर कृतिका मुंह बनाकर अपनी भाभी को अपने साथ बाहर ले जाती है, जहां वो अपनी भाभी को सबसे पहले बुर्ज खलीफा दिखाती है। आंखें फाड़ कर देख लो, ये है दुबई का बुर्ज खलीफा, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत। ये तो सच में बहुत ऊंची इमारत है। मैं तो गर्दन उठाकर भी पूरी तरह से इस बिल्डिंग को नहीं देख पा रही हो। तो अब चलो यहाँ से, मेरे दोस्तों का फोन आ रहा है। मेरी एक फोटो खींच दो नंद जी बुर्ज खलीफा के साथ। लाओ खींचूं आपकी फोटो। इतना बोलकर कृतिका अपनी भाभी की बुर्ज खलीफा के साथ फोटो खींचती है और फिर दुबई के बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाती है, जहां वो दोनों अपने दोस्तों के साथ फोक और चॉपस्टिक से खाना खाती हैं। पर क्योंकि आज से पहले कभी भी पूजा ने फोक और चॉपस्टिक देखा भी नहीं था, इसलिए वो खा नहीं पाती है। कृतिका, योर ब्रदर हैज मैरिड दिस अनएजुकेटेड जिसे चॉपस्टिक से खाना भी नहीं आता। आई कांट बिलीव। हाँ यार, अब क्या करें, एक तो गंवार, ऊपर से मेरे घर वालों ने भी इस सरदर्द को मेरे सर मर दिया है। अब झेलना तो पड़ेगा ही, कर भी क्या सकते हैं। अपनी नंद और उनके दोस्तों की बातें सुनकर पूजा को बहुत बुरा लगता है और शाम को पूजा अपनी नंद के साथ घर आती है और पूजा का उतरा चेहरा देख विवेक उससे कहता है, तुम इतना दुखी क्यों हो? क्या कृतिका ने तुम्हारा मजाक बनाया? वो मेरा क्या ही मजाक बनाएंगी, मुझे कुछ आता ही नहीं करना, गलती मेरी ही है। मुझे अपनी नंद के साथ जाना ही नहीं चाहिए था बाहर दुबई घूमने। ऐसी बातें करके पूजा अपनी नंद को बचा लेती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, कृतिका बेटा, मैं तेरी भाभी को शॉपिंग करवाने के लिए मॉल लेकर जाने वाली थी, पर आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तू अपनी भाभी के साथ चली जा। इसी बहाने तेरी भाभी भी यहाँ के रास्ते देख लेगी और दुकान भी। अगर मैंने मना कर दिया तो आप और पापा मुझे फिर कोई धमकी दे दोगे, इसीलिए चलिए प्यारी भाभी जी। एक बार फिर कृतिका अपनी भाभी से चिढ़कर उसे अपने साथ बाहर ले जाती है, पर वो इतनी ज्यादा अपनी भाभी से परेशान रहती है कि उस दिन वो अपनी भाभी को जानबूझकर अकेला मॉल में छोड़कर घर आ जाती है। बड़े से मॉल में पूजा इधर उधर रोती हुई घबराती घूमती रहती है। बड़ी मुश्किल से उसे बाहर का रास्ता मिलता है, पर उसी रास्ते से विवेक घर जा रहा होता है और वो पूजा को रोड पर रोता हुआ देख लेता है। पूजा, तुम यहाँ कैसे आई हो और रो क्यों रही हो? मैं घर में बैठी बैठी बोर हो रही थी तो सोचा बाहर आ जाऊं, मॉल देखूं। दुबई के मॉल मशहूर हैं, पर मैं यहाँ आकर खो गई। अच्छा हुआ जो आप मिल गए। इतना सब कुछ होने के बाद भी पूजा अपनी नंद की सच्चाई किसी को नहीं बताती और अपने पति के साथ घर जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात पूरा परिवार खाना खाकर जब सो जाता है तो पूजा अपनी नंद के घर आने का इंतजार कर रही है। तभी वो देखती है कि कृतिका कुछ लड़कों के साथ घर आई है और वो लड़के उसका हाथ पकड़ रहे हैं। यह नजारा देख पूजा जल्दी से नीचे जाती है और देखती है कि कुछ लड़के उसकी नंद के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। दूर हटो मेरी नंद से। अगर मेरी नंद के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करी तो मैं अपने ससुराल वालों को बाहर बुला लूंगी और तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन भी कर दूंगी। दुबई का कानून तो तुम जानते ही हो ना, या मैं बताऊं तुम्हें? अरे भाभी जी, आप तो हाइपर हो गई, हम तो बस मजाक कर रहे थे। हम चलते हैं यहाँ से, चल यार, इससे पहले कि ये हमें जेल पहुंचा दे। वो लड़के डरकर वहां से भाग जाते हैं, जिसके बाद पूजा अपनी नंद के साथ घर में जाती है और तभी सुरेश और शांति अपने कमरे से बाहर आते हैं। कृतिका, हमने तुम्हें बहुत छूट दे दी है। तुम रात के 2 बजे घर आ रही हो, जानती भी हो तुम्हारी हरकतों की वजह से मैं और तुम्हारे पापा सारी रात सो नहीं पाते। माँ जी, आप गलत समझ रही हैं। नंद जी तो कब की आ चुकी थी, वो तो मेरे साथ बाहर थोड़ा घूमने के लिए गई थी। एक बार फिर पूजा अपनी नंद को बचा लेती है और ये देख कृतिका को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो कमरे में जाकर अपनी भाभी से कहती है, भाभी मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ इतना बुरा किया और आपने हर बार मुझे घर वालों से बचाया, पर आज मैं आपसे वादा करती हूँ अब से मैं आपके साथ कभी बुरा नहीं करूंगी और हम दोनों नंद भाभी दोस्त की तरह रहेंगे। आज भी पापा हम लोगों के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए नहीं आए माँ। ऐश्वर्या ऐसे जिद नहीं करती, पापा को बिजनेस के काम से कहीं बाहर जाना पड़ा, इसलिए वो आज हमारे साथ नहीं आ पाए। माँ। अगले दिन सुबह ऐश्वर्या अपने दोस्त की रागिनी के साथ कॉलेज से घर आते वक्त उससे कहती है, कल मैं अपनी फैमिली के साथ एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में डिनर करने गई थी। क्या बात है, बड़े रेस्टोरेंट में? सही है यार, तेरी लाइफ तो बहुत मस्त है, हर दिन कहीं ना कहीं जाती रहती है। मेरे पापा तो हमेशा विद फैमिली एक छोटे से ढाबे पर ही लेकर जाकर खाना खाते हैं।
तू लकी है जो तू अपने पापा के साथ टाइम स्पेंड कर पाती है। छोटी सी ढाबी पर ही सही पर विद फैमिली खाना तो खाती है ना। मेरे पापा के पास तो सब कुछ है देने के लिए सिवाय टाइम को छोड़कर। ऐश्वर्या, तू इमोशनल फूल है जो तू गरीबों जैसी बातें कर रही है। तुझे तो अपने आप को लकी समझना चाहिए जो तू इतने बड़े रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा पाती है। हम जैसे लोग इस चीज के लिए तरस जाते हैं। रागिनी और ऐश्वर्या की बहुत ही अच्छी दोस्ती थी, लेकिन दोनों की सोच बहुत अलग थी। जहां रागिनी को पैसे और महंगी महंगी चीजों से प्यार था, वहीं ऐश्वर्या को सिर्फ और सिर्फ अपने पिता का टाइम चाहिए था। दोनों लंबी बातें करके अब अपने घर आती हैं। माँ, पापा कहाँ हैं? हमेशा की तरह पापा तुम्हारे बिजनेस के काम से कहीं बाहर गए हैं। कल सुबह तक आ जाएंगे। देखो, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए एक्सपेंसिव ड्रेस ली है। देखो, बताओ कैसा है ये? बहुत अच्छा है माँ, पर और ज्यादा अच्छा लगता जब पापा ये मुझे खुद अपने हाथ से देते। खैर छोड़ो, लाइए, मैं अपनी ड्रेस अपने कमरे में ले जाती हूँ। रागिनी बेटा, आज मुझे अपने काम की मोटी दिहाड़ी मिली है। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें पहनने के लिए कुछ नए कपड़े दिलाकर लाता हूँ। आप पैसे मुझे दे दीजिए, मैं खुद जाकर ले आऊंगी। आप मेरे साथ मत जाइए। अगर मेरे पापा ऐसी हालत में मेरे साथ जाएंगे तो उनके गरीबी की वजह से पूरी मार्केट में मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अच्छा बाबा, मैं नहीं जा रहा। ये लो पैसे, तुम अपने लिए कपड़े खुद ले आना। अब रागिनी उन पैसों से मार्केट से जाकर अपने लिए कपड़े लेकर आती है। वहीं दूसरी तरफ ऐश्वर्या का सपना था कि वो अपने पिताजी के साथ जाकर